फर्स्ट वीडियो में हमने सीजी पटवारी के हिंदी सिलेबस के फर्स्ट टॉपिक वर्णमाला के ऊपर बात की थी। इस वीडियो में हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वर्तनी संबंधित अशुद्धियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं, आप प्लीज जाइए और फर्स्ट वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद ही आप वर्तनी संबंधित अशुद्धियों को देखिए। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां क्या होती है। तो फ्रेंड्स, उच्चारण दोष अथवा शब्द रचना और संधि के नियमों की जानकारी की अपर्याप्तता के कारण सामान्यतः वर्तनी अशुद्धि हो जाती है। ये हो गया फ्रेंड्स वर्तनी संबंधी अशुद्धि की परिभाषा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्तनी संबंधित नियम के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड वीडियो में हम वर्तनी से संबंधित 50 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। थर्ड लेक्चर में हम वर्तनी संबंधित अशुद्धियों से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे। शब्द शुद्धि के नियम वर्तनी से संबंधित नियम 1। नियम 1 क्या कहता है दोस्तों? विसर्ग के बाद यदि स या स आए तो यथावत लिख दिया जाता है। विसर्ग किसे कहते हैं फ्रेंड्स? ये जो दो बिंदु होते हैं इसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग के बाद ये वाला स आए, स या स आए तो यथावत लिख दिया जाता है या उसके स्थान पर अगला वर्ण अपना अर्ध रूप, क्या रूप? अर्ध रूप ले लेती है। जैसे फ्रेंड्स उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दूरधन शासन। दूरधन शासन, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स? नियम के अनुसार यदि स या स आए तो यथावत मतलब उसी प्रकार लिख दिया जाता है। यदि विसर्ग के बाद ये वाला स आए या फिर ये वाला स आए या फिर ये वाला स आए तो उसी प्रकार लिख दिया जाता है। जैसे दूरधन शासन, विसर्ग के बाद देखो दोस्तों ये वाला स आया है, ये वाला स, तो इसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है। निर्धन संदेह, यहाँ पे भी विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद ये वाला स आया है, ये वाला स, तो विसर्ग के बाद यदि स या स आए तो उसी प्रकार लिख दिया जाता है, सेम टू सेम। यहाँ पे जो होगा सेम टू सेम लिख देना है दोस्तों। और क्या लिखा है यहाँ पे? या में क्या बोला है? उसके स्थान पर अगला वर्ण अर्ध रूप ले लेती है। यदि हमको ये नहीं लिखना है तो क्या लिखना है? जैसे दुशासन है दोस्तों, तो यहाँ पे स है, स, तो इसका आधा रूप लेना है। इस वर्ण का विसर्ग के बाद जो वर्ण आएगा उसका आधा रूप, तो ये स का आधा रूप क्या होगा? दुशासन। दुशासन। निसंदेह, तो विसर्ग के बाद ये पूरा स इसको आधा सा कर रहे हैं, तो नी आधा स पूरा स और संदेह, निसंदेह। फ्रेंड्स, ये भी सही है और ये भी सही है। यदि पेपर में आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए वर्तनी संबंधी अशुद्धि में, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इस सही है और ये भी सही है। इस वाले स का मतलब क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे इस वाले स का मतलब क्या है? विसर्ग, मतलब ये दो बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इस प्रकार लिखोगे तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला स है, तो यहाँ पे कौन सा वाला स होना चाहिए? यही वाला स होना चाहिए आधा वर्ण में, लेकिन यहाँ भी वाला स आधा तो है, लेकिन ये वाला स से ये अलग है, तो सेम टू सेम होना चाहिए। यहाँ पे पूरा स है, यही वाला स यहाँ पे आधा है, तो ये सही है। इसी तरह यहाँ पे सर्जम स है, तो यहाँ पर आधा, ये मतलब ये सही है। ये हो गया दोस्तों नंबर 2। क्या कहता है फ्रेंड? यदि स एंड ये वाला स और ये वाला स एक साथ किसी शब्द में प्रयुक्त हो, स और ये वाला स एक साथ प्रयुक्त हो, तो वहां पे ये वाला सा पहले आएगा, उसके बाद ये वाला सा आएगा। जैसे कि फ्रेंड एग्जांपल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शासन, तो नियम के अनुसार क्या है फ्रेंड्स? ये वाला सा पहले आना चाहिए। यदि ये वाला सा और ये वाला सा एक साथ किसी शब्द में आते हैं तो इन दोनों में से कौन सा पहला में लगेगा? ये वाला सा पहला में लगेगा, उसके बाद में इस वाले सा को लगाना है। जैसे शासन, देखो यहाँ पे ये वाला सा पहले लगेगा, उसके बाद ये वाला सा। इसी प्रकार प्रशंसा, इसी प्रकार शासक। यदि आप इस प्रकार लिखते हो तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियां गलत है, ये शुद्ध वाक्य, ये शुद्ध शब्द नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि नियम क्या कहता है? जहां पे ये वाला सा आए
और यहाँ ये वाला सा है, वहां पे ये वाला सा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एंड ये वाला सा को सेकंड प्रायोरिटी देना है। तो ये गलत हो जाएगा और ये तीनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स यदि श और श, ये वाला श और ये वाला श एक साथ आए तो इन दोनों में फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना है, ये वाला सा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है एंड ये वाला सा को सेकंड प्रायोरिटी देना है। जैसे मैं शोषण लिख रहा हूँ, शोषण, तो शोषण में दोस्तों शोषण ये वाला सा को फर्स्ट प्रायोरिटी दिए और ये वाला सा को सेकंड प्रायोरिटी। इसी प्रकार शेष, इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण जैसे विशेषण हो गया। ठीक फ्रेंड, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं, ये वाला सा को अगर मैं पहले लिखूं और ये वाला सा को बाद में लिखूं तो क्या होगा फ्रेंड्स, गलत होगा। तो एग्जाम में आपको इसी प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट की को याद रखना है। जैसे फ्रेंड एग्जाम में आपको परेशान करने के लिए दे सकते हैं इस प्रकार शोषण, इस प्रकार शोषण दे दिए तो क्या है फ्रेंड्स, ये गलत है। क्योंकि नियम क्या कहता है, जहां भी षटकोण का सा है और सलजम का सा है तो सलजम के सा को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, देन षटकोण के सा को सेकंड प्रायोरिटी देना है। उम्मीद करता हूं नियम नंबर 2 आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये अक्सर हर एग्जाम में जहां हिंदी पूछे जाती है नियम नंबर 3 अक्सर आते हैं। बहुत रेयर केस एग्जाम होते हैं जिसमें नहीं आते, लेकिन एकदम वेरी वेरी एंटी है, इसको नोट कर लो, वेरी वेरी एंटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। इसको सबको छोड़ सकते हो, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं फ्रेंड्स यही पास नियम नंबर 3 में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिससे उनका 1 मार्क्स हिंदी में कट जाते हैं। दोस्तों मैं ऐसा बताऊंगा आपको कि आप पेपर में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या बोलते हैं नियम नंबर 3 फ्रेंड्स, बहुधा र के प्रयोग में अशुद्धि होती है। जब र किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड, यदि र जो है वो किसी अक्षर के ऊपर लगा है तो र को उस अक्षर से पहले पढ़ना है। जैसे फ्रेंड्स ये लिखा है, इसको क्या पढ़ोगे फ्रेंड्स, इसको आप आशीर्वाद पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, इसको आप आशीर्वाद। लेकिन ये क्या है फ्रेंड्स, गलत है। क्या है फ्रेंड्स, ये आशीर्वाद नहीं है। क्योंकि नियम क्या कहता है, र मतलब र किसको, अभी र का मतलब क्या फ्रेंड्स, र का मतलब ये वाला रहना, इसी के ऊपर जब ये वाला बिंदु चढ़ता है ऐसे इसको र बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो नियम क्या कहता है, यदि र किसी अक्षर के ऊपर चढ़ा है तो उस र को उस अक्षर से पहले पढ़ना चाहिए, ये कहता है नियम। तो यहाँ पे आशीर्वाद बोलोगे आप, लेकिन बिल्कुल गलत, क्योंकि ये जो र है ये स के ऊपर चढ़ा है, तो स के ऊपर चढ़ा है तो र को मैं इस स से पहले पढ़ूंगा। तो क्या होगा, ये आशीर्वाद। क्या होगा, ये नियम के अनुसार क्या होगा, आशीर्वाद। क्या होगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद कुछ शब्द होता है क्या फ्रेंड्स, नहीं होता। तो ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है, ये रॉन्ग है। अब इसको देखो, र किसके ऊपर चढ़ा है, व के ऊपर चढ़ा है, तो र को व से पहले पढ़ना चाहिए। तो क्या होगा, आशीर्वाद। क्या होगा, ये इस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग, आशीर्वाद। क्या होगा, आशीर्वाद। तो ये फ्रेंड्स सही है, आशीर्वाद नहीं होता, क्या होता, आशीर्वाद होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार निर्माण को भी देख लो। इसको क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, र न के ऊपर चढ़ा है र, तो जिस अक्षर के ऊपर चढ़ा है उससे पहले र को पढ़ा जाता है। तो इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, इसको हम लोग निमारण। निमारण हो गया। क्या हो गया, निमारण। निमारण होता है फ्रेंड्स, नहीं होता है। इसको किस प्रकार पढ़ेंगे, आप इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। म के ऊपर चढ़ा है र, तो म से पहले र को पढ़ूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, निर्माण। क्या होगा, निर्माण। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, निमारण शब्द होता ही नहीं है, क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, तो निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड, नियम नंबर 3। इसी पर इसको पढ़ो, क्या हो गया फ्रेंड्स, पूर्ण स्थापना। क्या होगा, पूर्ण स्थापना। क्या होगा, पूर्ण स्थापना। पूर्ण स्थापना कोई शब्द होता है फ्रेंड्स, नहीं होता। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, पूर्ण स्थापना होता है। क्या होता है, पूर्ण स्थापना। इस प्रकार फ्रेंड्स नियम नंबर 3 भी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। क्रिया दोस्तों जैसे सोना, जागना, उठना, मारना, पीटना, गाना, इस प्रकार की क्रिया में पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर, मतलब दोनों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है। जैसे सोना को बोलते हैं जैसे सोकर,
गाकर, उठकर। यदि मैं सोकर को इस प्रकार से लिखूंगा सोना, सोना को इस प्रकार लिखूंगा सोकर, और गाना को क्या लिखूंगा, गाना को गाकर। यदि मैं इस प्रकार के लिखूंगा तो ये बिल्कुल क्या रॉन्ग वर्तनी है, क्या बिल्कुल रॉन्ग वर्तनी। सोकर, गाकर, उठकर, ये क्या बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, क्योंकि नियम क्या कहता है, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को, पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर ही लिखना चाहिए। जैसे कि सोना को मैं लिखूं सोकर, मिलाकर लिखूं गाकर, उठकर, इस प्रकार मिलाकर लिखना है, ना कि आपको इस तरह लिखना है। नियम नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, द्वंद्व समास में पदों के बीच योजन चिन्ह, योजन चिन्ह का संकेत क्या, ये इसको हाइफन भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हाइफन लगाना चाहिए। द्वंद्व समास हम लोग बचपन में पढ़े थे, जब भी हम लोग द्वंद्व समास पढ़ते थे तो उसके बीच में योजन चिन्ह का प्रयोग अवश्य करते थे। जैसे माता और पिता लिखते थे फ्रेंड, तो माता और योजक चिन्ह लगाते थे, और पिता, इसका मतलब क्या होता था, योजक चिन्ह का मतलब और होता है माता और पिता। ऐसे बोल रहा हूँ राम सीता, तो राम और सीता, राधा कृष्णा, तो राधा और कृष्णा। दोस्तों तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप द्वंद्व समास को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों द्वंद्व समास का मैं वीडियो बनाऊंगा, जब हम लोग संधीय समास पढ़ेंगे तो उसमें इसका गहन से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नियम नंबर 4 और 5 बहुत बेहतरीन ढंग से समझ आ गया होगा। नियम नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्या करता है नियम नंबर 6, ध्यान से पढ़ना। अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ, आधे ओ किसको कहते हैं फ्रेंड्स, आधे ओ जो आ होता है और ओ होता है, आ और ओ, इनके बीच की जो ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं, आधे ओ बोलते हैं। तो इसको किस सिंबल से, आधे ओ किस सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है, इस सिंबल से आधे ओ को प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आधे ओ, आ और ओ के बीच की ध्वनि को क्या कहते हैं, आधे ओ। तो अंग्रेजी से हिंदी में है जिन शब्दों में आधे ओ, आ एवं ओ के बीच की ध्वनि को जो बीच की ध्वनि आ होती है, इसको क्या बोलते हैं, आधे ओ का प्रयोग होता है, उनके ऊपर अर्ध चंद्र बिंदु लगाना चाहिए। जैसे फ्रेंड मैं कॉलेज बोलूं, क्या बोलूं, कॉलेज, कॉलेज। ये जो कॉलेज है फ्रेंड्स, जैसे मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ, जैसे कॉलेज लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसे हम लोग कॉलेज लिखते हैं, जिसको हम लोग कॉलेज पढ़ते हैं, क्या हम लोग कॉलेज, कॉलेज नहीं पढ़ते हम लोग, ये कॉलेज मतलब ये हो जाए कॉलेज। तो कॉलेज में हम लोग का क्या है, आधा पूरा आ है, आ आया ना कॉलेज, तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको ऐसा भी तो नहीं पढ़ते फ्रेंड्स, जैसे कॉलेज लिखना है, जैसे कॉलेज पढ़ते हैं, इसको कॉलेज नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कॉलेज। क्या पढ़ते हैं, कॉलेज। मतलब ये आ का प्रयोग भी नहीं हो रहा है इसमें, और यहाँ पे क्या ओ का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। आ और ओ के बीच जो ध्वनि है उसको क्या बोलते हैं, ये वाला आ, ये वाला आधा ओ बोलते हैं, आधा ओ, इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये ओ, ये सिंबल कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा से आया है, अंग्रेजी भाषा को हिंदी बनाने के वाला सिंबल आया है। तो इसको ना कॉलेज है ये, और ना ये कॉलेज है, ये क्या है, कॉलेज है। क्या ये कॉलेज, कैसे हुआ, आ और ओ के जो बीच की ध्वनि होती है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश शब्द से आया है, इंग्लिश। इसी प्रकार आप बॉल बोलो, बॉल, इसको बोल नहीं बोलना है, बोल ऐसा नहीं है, ये नहीं बाल है, ये क्या है, बॉल है, बॉल। उसके बाद डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, और नहीं डॉक्टर, ये क्या है, डॉक्टर। क्या है, डॉक्टर। इसी प्रकार कॉफी, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉल आदि। फ्रेंड्स ये रूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। नियम नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं नियम नंबर 7, बहुत सी इजी टॉपिक है ये। अ आ उ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस चिन्ह को अनुनासिक चिन्ह को इसी चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाना चाहिए। यदि कहीं पर अ आ उ मात्रा के साथ अनुनासिक चिन्ह आ जाए तो उसको चेंज नहीं करना है, वो यथावत लिख देना है। ऐसे आंख आ रहा है, जैसे प्रश्न में आंख दे दिया दोस्तों, और पूछा है कि आंख सही लिखा है कि गलत, तो यदि आंख आंख मतलब आंख मतलब आ के ऊपर क्या चंद्र बिंदु लग रहा है, अ आ उ के मात्रा वाले वर्णों के साथ क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, अनुनासिक। कांच कांच में क्या, कांच आ रहा है, यहाँ पे भी कांच आ, तो आ के साथ चंद्र बिंदु लगा सकते हैं। अंगना, अंगना बोले, अंगना आ है, तो यहाँ ये भी सही है। सांस, सांस में भी क्या रहा, आ है, आ, ये भी सही है। ढांचा, यहाँ पे भी क्या रहा, आ है। दाया, यहाँ पे भी क्या रहा, दाया, आर है। बाया, यहाँ पर भी क्या रहा फ्रेंड्स, आर है। ऊंट, ऊंट यहाँ पे क्या रहा, ऊ आ है, जिसके साथ भी हम लोग चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सकती हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स, परंतु अन्य मात्राओं के साथ अनुनासिक चिन्ह को
अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। फ्रेंड्स, यदि अ उ आ के अतिरिक्त कोई अर्ण मात्रा आ जाए, कोई अन्य वर्ण आ जाए, तो वहां पे हम लोग को अनुनासिक चिन्ह को हटाकर अनुस्वार का प्रयोग करना है। जैसे फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आंख लिखा है, आंख में भी इस प्रकार का बिंदु दे दिया जाए, आंख में इस प्रकार का बिंदु दे दिया जाए, तो बिल्कुल क्या फ्रेंड्स, ये गलत है। क्या है? ये गलत है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं जहां पे भी आएगा वहां पे ये वाला लगता है। ठीक है फ्रेंड? जैसे मैंने मतलब आ उ ये चिन्ह नहीं है, इसके अलावा कोई दूसरा चिन्ह आए तो वहां पे अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा, मैंने, यहाँ पे ए के ऊपर लगा, ए के ऊपर क्या लगा? बिंदु लगा है। नहीं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा ऊपर लगा है। खींचना, यहाँ पे किसके ऊपर लगा है? बड़ी की मात्रा ऊपर, यहाँ पर भी यहाँ पे एक ही मात्रा ऊपर अनुस्वार लगा है, यहाँ पे एक ही मात्रा के ऊपर अनुस्वार। इसी प्रकार भेंचा, एक ही मात्रा के ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है। ईंट, यहाँ पे ई की मात्रा ऊपर अनुस्वार का चिन्ह लगा है। फ्रेंड्स, इस चिन्ह को अनुनासिक बोलते हैं और इस चिन्ह को अनुस्वार कहते हैं। फ्रेंड्स, पेपर में आपको इसी प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे दाया दिया गया है, दाया, तो ये सही है कि गलत पूछेगा तो इस बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आ उ हमको क्या चेक करना? आ उ, ये बस याद रखना है। ये तीनों के ऊपर यदि इस प्रकार चिन्ह है तो सही है। और सेकंड टॉपिक में कैसा चिन्ह, जैसे मैंने लिखा, मैंने, और इस प्रकार बिंदु दिया है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कहीं पे यदि ऐसे लिखा, जैसे मैंने लिखा, मैंने, तो यहाँ पे अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग हो गया तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये चिन्ह तभी लगता है जहां पर अ आए, आ आए और उ आए। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल टॉपिक है। उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स, हमारे अंतिम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक क्या कहता है जान लेते हैं। सम उपसर्ग के बाद य, र, ल, व, इसी को यरलव को क्या बोलते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। फर्स्ट टॉपिक वीडियो में हमने पढ़े थे। यदि जो भी फर्स्ट वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे रखा हूं, आप उस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सके। तो क्या है फ्रेंड? सम उपसर्ग के बाद यरलव, ये फिर स, स, ह, इसको क्या बोलते हैं? स, स को क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन। आदि ध्वनि हो तो म को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। ये रूल क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यदि सम उपसर्ग के बाद यरलव या फिर स आए तो म को अनुस्वार के रूप में बदल देना है। जैसे फ्रेंड्स, संयम है, संयम, यहाँ पे सम उपसर्ग आया था फ्रेंड्स, सम, जैसे मैं इसको इस प्रकार लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, सम यम, क्या लिख रहा हूँ मैं? समयम। क्या है ये? समयम। तो रूल क्या कहता है फ्रेंड्स? यदि सम उपसर्ग के बाद यरलव आए, जैसे ये सम उपसर्ग यहाँ पे लगा है, और सम उपसर्ग के बाद क्या आना चाहिए? यरलव या फिर स, ह, इन सभी में से कोई भी एक वर्ण आए तो म को हमेशा म के स्थान पर बिंदु लगा देना। म के अनुसार पर बिंदु मतलब अनुस्वार लगा देना है। ठीक है फ्रेंड? तो रूल क्या था? जैसे सम आया है, सम, तो यहाँ पे क्या है? गलत है कि सही है फ्रेंड्स? ये गलत है, क्योंकि रूल बोलता है कि यदि सम उपसर्ग आए और सम के बाद य आए या फिर र आए, ल, व, या फिर स, ह आए, तो ये जो म है इसको हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे सम के बाद क्या आया है? य आया है, य, तो ये म को हटा देना है और यहाँ पे क्या लिखना है? म की जगह क्या लिखना है? म के बदले यहाँ पे एक बिंदु लगा देना है, तो संयम, ये सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि सपोज फ्रेंड्स पेपर में ऐसा आया है, जैसे कि सम हम, जैसे इस पेपर में आया है समफम आया है, क्या है? समफम, तो अब आप बोलोगे कि इसको सर इस प्रकार लिख सकते हैं, सफम लिख सकते हैं, सफम यहाँ पे बिंदु लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, क्योंकि रूल कहता है कि सम उपसर्ग के बाद या तो य आना चाहिए, या तो र आना चाहिए, या तो ल आना चाहिए, या तो व, या फिर स, ह आना चाहिए, तभी हम लोग ये म को हटाकर इसके स के ऊपर बिंदु लगाते हैं। लेकिन जो ये वाला शब्द है, इसमें म के बाद न तो य आया है, न तो र आया है, न तो ल, न तो ह, न तो स, ह आया है, इस कारण इसको हम लोग बदलेंगे नहीं, ये वैसी के वैसी रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं संयम, संवाद, देखो व आया था व, तो यहाँ पे जो म था उसको बिंदु के रूप में बदले, यहाँ पे देखो म के बाद ल आया था ल, इसको भी बिंदु के रूप में बदल दिए, अनुस्वार बोलते हैं, संरचना, संरक्षण आदि। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अंतिम टॉपिक
बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से संबंधित टॉप 50 प्लस से अधिक एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स फर्स्ट वीडियो को आप यदि आप नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दिया हूं, प्लीज आप जाइए और पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। फ्रेंड्स मेरे आगे वाले वीडियो को देखने के लिए आप जो आगे आने वाला वीडियो है उसको देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ दोस्तों अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, खासकर ऐसे मित्रों को शेयर करें जो दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं। और हाँ फ्रेंड आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद गाइस वाचिंग फॉर माय YouTube वीडियो।